अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to start chapter number 15, that is amalgamation of your book, that is Advanced Accounting, revised edition. Fine. The book is written by Hanif Mukherjee, as you know that. The chapter number 5, amalgamation, is basically all about the activities of acquisition and merger. Chapter number 15, amalgamation, is basically an activity in which a company tries to get another company. A company tries to get B company, and there are so many methods to do that. The very first thing, or the very first form of amalgamation, is merger activity. In simple words, we may say कि जब एक कंपनी चाहे कि वो दूसरी कंपनी को अपने को हासिल कर ले, तो वो कुछ क्या तरीके इख्तियार करेगी जिससे वो दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेगी. हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं, तो द फर्स्ट वन इज़ अ मर्जर एक्टिविटी. मर्जर में एक्टिविटी में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है. अब इसकी एग्जांपल जो हमारे पास जो बेहतरीन एग्जांपल इन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है, वो जैज़ और वारिद की है कि जैज़ ने वारिद को अपने अंदर मर्ज कर लिया. अब यहाँ पे कुछ अदर कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं. क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि सर व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द न्यू कंपनी, और विल द नेम ऑफ द कंपनी दैट इज़ बीइंग मर्ज विद योर पेरेंट कंपनी विल चेंज और नॉट. यानी वारिद का नाम चेंज होगा. यानी ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि सर अगर ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर कर रही है, क्या उसका नाम ए रहेगा? तो हाँ, मोस्टली देखा यही जाता है कि उसका नाम ए रहता है, लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी. हो सकता है कि जब ए बी को एक्वायर करे, ए को कहे कि तुम अपना नाम ही रखो, वहाँ पर उस बी की एग्जिस्टेंस भी रहती है, लेकिन तमाम के तमाम शेयर्स को परचेज़ कौन कर लेता है? ए कंपनी. यानी अगर हम बात करें, हम वारिद की जब भी बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? जैज़ का आता है. हमें पता चलता है कि वारिद की अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुकी है. जो भी एक्टिविटीज़ वारिद के अंदर हो रही हैं, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ किसके थ्रू हो रही हैं? जैज़ के थ्रू हो रही हैं. और वी मे से डैट जैज़ इज़ बेसिकली द पेरेंट कंपनी फॉर वारिद एंड टेकिंग ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग वारिद. जैज़ वारिद के लिए सारे के सारे डिसीजंस ले रहा है. ठीक हो गया. जब हम मर्ज करते हैं, उसके पीछे पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव हमारा यही होता है कि the very first perspective that you may say is basically the growth and expansion. हम कभी भी दूसरी कंपनी की तरफ ध्यान तब देंगे जब हम ग्रोथ या एक्सपेंशन की पर्सपेक्टिव को कंसीडर करेंगे. हम ग्रो करना चाह रहे हैं. वी कैन नॉट ग्रो विदाउट परचेजिंग अनदर कंपनी. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर इज़ इट कंपल्सरी कि वो कंपनी पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करे? तो मोस्टली मर्जर में होता ही यही है. मर्जर में हम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करते हैं, उसे अपने अंदर मर्ज कर रहे होते हैं, उसे अपने अंदर शामिल कर रहे होते हैं. ठीक है. और एक्सपेंशन क्या है? डैट यू वर वन, नाउ यू वांट टू इंक्लूड अनदर वन एंड यू वांट टू बिकम टू. यानी एक हैं आप, लेकिन आप उसके अंदर एक और ऐड करके टू की तरफ आ रहे हैं. अब ये क्या एक्सपेंशन है? बढ़ने की तरफ आ रहे हैं, अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं. ठीक हो गया. अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल जो आपके बुक में दिया, उन्होंने कहा न्यू नेम कैन बी गिवन आफ्टर द मर्जर एक्टिविटी. अब यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो अक्वायर किया गया है, तो हम इसे यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जैज़ ने उसे मर्ज करके नाम चेंज करके सी कंपनी कर दिया, तो अब ये मर्ज कर लिया. लेकिन अगर उसे उसी की एग्जिस्टेंस के साथ रख लिया, तो ये हमारी दूसरी फॉर्म आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्विजिशन की एक्टिविटी कहते हैं. एक्चुअली मर्जर की एक्टिविटी भी एक्विजिशन की ही एक टाइप है, लेकिन हम उसे नाम सिर्फ मर्जर का दे रहे होते हैं. उसके पीछे क्या कह रहे होते हैं कि अपने अंदर मर्ज कर लेना. अब यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव भी आ सकता है मर्जर के अंदर कि बोथ द कंपनीज
हैड इक्वल स्टेक इन द मार्केट, दोनों कंपनीज को मालूम था कि हमारा स्टेक मार्केट में एक जैसा है, और उसमें से एक कंपनी ने दूसरी को ऑफर किया कि वी शुड मर्ज विद ईच अदर एंड वी शुड क्रिएट अनदर कंपनी डेट इज सी। आप कहेंगे कि सर फिर इसमें फ़र्क क्या रहा, दोनों में यानी चीज़ें तो सेम होने लग गई हैं। अब दोनों में फ़र्क ये रहा कि जब हम एक्विजिशन में एक्टिविटी करेंगे वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दोनों का इक्वल स्टेक हो। एक्विजिशन में एक कंपनी का ग्रेटर स्टेक हो सकता है और दूसरी कंपनी का लेस स्टेक हो सकता है, मतलब ए कंपनी की मार्केट वर्थ ज़्यादा हो सकती है बी कंपनी से। जब ए कंपनी को लगा कि बी कंपनी की तमाम एक्टिविटीज़ को मैं अच्छे तरीके से चला सकता हूँ और वो ये कंपनी मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, तो फिर वो किस पे जाता है, एक्विजिशन एक्टिविटी पे जाता है। बार बार आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि सर मर्जर भी तो यही कुछ था, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि एक कंपनी की डिज़ायर क्रिएट होती है और वो दूसरी कंपनी को प्रपोज़ करता है कि सर वी आर विलिंग टू मर्ज यू विद अस। अब यहाँ पे ये क्यों हो सकता है कि बी कंपनी अपना स्टेक क्रिएट करे, वो कहे कि नहीं सर मैं अलहदा ही काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो एक कॉन्सेप्ट आता है हॉस्टाइल मर्जर का, हॉस्टाइल मर्जर का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कंपनी फोर्सफुली मर्ज अनदर कंपनी विद इन इटसेल्फ, यानी एक एक कंपनी जो है ए फोर्सफुली बी कंपनी को अक्वायर कर लेती है। उसे पता है कि बी कंपनी को जब मैंने प्रपोजल दिया था कि आई एम विलिंग टू मर्ज विद यू, तो बी कंपनी डिनाइड दैट प्रपोजल, उसने कहा नहीं मैंने नहीं आपके साथ मर्ज होना। लेकिन लेटर आई ट्राइड different strategy, I adopted different strategy, by using that strategy I was successful to merge B with myself, मैंने B को अपने साथ मर्ज कर लिया। और इस किस्म के मर्जर को फ्रेंडली मर्जर नहीं कहा जाता, इसे हॉस्टाइल मर्जर कहते हैं और अनफ्रेंडली मर्जर भी कहते हैं, जिसमें हम दूसरी कंपनी को मजबूर कर देते हैं कि वो हमारे साथ मर्ज हो जाए। अब यहाँ पे इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में वाकई आएगा कि सर हॉस्टाइल मर्जर में कैसे दूसरी कंपनी को फोर्सफुली एक्वायर किया जा सकता है। एज वी नो कि वी हैव टू अप्रूव एन एजेंडा एट एनुअल जनरल मीटिंग इफ़ वी विल हैव 51% वोटिंग राइट, यानी अगर हमारे पास 51% वोटिंग पावर मिल जाती है तो एनुअल जनरल मीटिंग में हम कोई भी एजेंडा या कोई भी जो प्रपोजल होता है उसे अप्रूव करवा सकते हैं। 51% वोट्स मार्केट से परचेज़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप किसी कंपनी के 51% जाके शेयर्स परचेज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर लेट्स सपोज वो कंपनी आपको 40% से ज़्यादा शेयर की एक्सेस नहीं करती, तो आप उन्हीं में से किसी बंदों को अपने साथ मिला लेते हैं, उन्हें पैसे दे देते हैं और उनके 11% वोट्स या उनके 11% शेयर्स को भी अपने साथ ऐड कर लेते हैं, तो आपकी टोटल फिगर 51% की पूरी हो जाती है। जिसके बाद आप AGM को अटेंड करते हैं और वहाँ पे फिर एजेंडा लेके आते हैं कि दिस कंपनी शुड बी मर्ज विद अनदर कंपनी। उस एजेंडा को जब लोग वोट स्टार्ट करते हैं, उस वोटिंग में आप 51% वोट्स की बिहाफ पे उस कंपनी को मर्ज करवा लेते हैं। एक्विजिशन में क्या होता है कि एक्विजिशन में यहाँ पे हॉस्टाइल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आप किसी को फोर्सफुली अपने अंदर एक्वायर नहीं कर सकते। आपने उस कंपनी से सारी बात करनी है कि सर वी आर रेडी टू परचेज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर एसेट, हम आपके तमाम के तमाम एसेट्स को परचेज करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें, अगर आप बुक के ऊपर अपनी देखें पेज नंबर 2 के ऊपर, तो वो कहते हैं कि एक्विजिशन के अंदर नाम आपकी कंपनी का ही रहता है। एक्विजिशन के अंदर नाम आपकी कंपनी का ही रहता है, मतलब ए कंपनी जब बी को अक्वायर कर लेती है तो जो नई कंपनी बनती है वो फिर भी ए ही होती है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि सर यहाँ पे तो फिर जैज़ और वारिद वाली एग्जांपल लाई नहीं कर रही, जैज़ ने वारिद को अक्वायर किया लेकिन नाम तो जैज़ का नहीं चल रहा, नाम तो वारिद का ही चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर फिर वो वाला मर्जर की एक्टिविटी या मर्जर की एग्जांपल में भी कंसीडर किया जा सकता है। कॉन्सेप्चुअली या जो प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली हैं, जिससे आपकी कन्फ्यूजन तो बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें, छोटे छोटे पॉइंट्स को दिमाग में रखते जाएं, फिर आपको थोड़ा बहुत फ़र्क समझ आने लग जाएगा। वरना अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखेंगे तो ओवरऑल सिचुएशन आपकी सेम ही है। ठीक है।
अब यहाँ पे जब हमने कहा कि जब कंपनी ए कंपनी बी को अक्वायर करती है तो नाम ए ही रहता है, इस एक्टिविटी को हमने क्या नाम दे दिया, एक्विजिशन की एक्टिविटी का। अच्छा, इसके बाद ये है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्विजिशन या 3 फॉर्म्स ऑफ एक्विजिशन। तो एक्विजिशन की जो पहली फॉर्म है वो उसे हम कहते हैं वर्टिकल एक्विजिशन। देन वी हैव द सेकंड वन इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल acquisition, and third one is conglomerate acquisition. What is the difference between these 3 forms of acquisition? Vertical का मतलब क्या है कि कुछ इस तरह की लाइनिंग होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा सप्लायर था और हम कंपनी थे। सप्लायर की रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके कंपनी उसे मैन्युफैक्चर करती थी। अब हमने क्या किया, अपने सप्लायर के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करके सप्लायर को अक्वायर कर लिया कि ये जिस कंपनी से हमें रॉ मटेरियल मिलता है हम उस कंपनी को अक्वायर कर लें। या कंपनी का आगे क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर था, हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर को अक्वायर कर लिया। तो ये वर्टिकल है, एक लेवल की बात ही है। आप रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट किसी एक लेवल पे नहीं आ सकते, वो एक अलग चीज़ है। रॉ मटेरियल उसे जाके प्रोसेसिंग करती है कंपनी और उसके बाद उसकी फाइनल प्रोडक्ट बना के उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब कंपनी ने क्या किया, अपने सप्लायर, अब इसकी अच्छी एग्जांपल्स क्या हैं कि जब हम लेस की बात करते हैं तो वो अपनी जो भी रॉ मटेरियल यानी जो उनके पोटैटोज़ हैं उन्हें वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी उन्होंने वो जो प्लांट है पोटैटो प्लांट वो उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, उसे परचेज़ किया हुआ है। उसके बाद उस कंपनी में आगे क्या करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं एंड लेटर ऑन आफ्टर प्रोसेसिंग दे डिस्ट्रीब्यूट दैट थिंग इन द मार्केट। अब उनके डिस्ट्रीब्यूटर जो उनके वो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, ट्रक्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बन के कंपनी की चीज़ मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी वो खुद हैं, उन्होंने खुद ही अपने डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रक्स परचेज़ किए हुए हैं, यानी उन्हें भी उन्होंने खुद ही एक्वायर किया हुआ है। इस किस्म की तमाम एक्टिविटी आपकी क्या आती है, वर्टिकल एक्विजिशन में आती है। ठीक हो गया। Then we have the horizontal acquisition। हॉरिजेंटल एक्विजिशन में अगर हम बात करें ऐसी कंपनी का कि जो इक्वल लेवल पे काम कर रहे हैं, एक कंपनी भी फर्टिलाइज़र कंपनी है, बी कंपनी भी फर्टिलाइज़र कंपनी है, but the B company is not considered as a worthful company for according to the books of account of B company अपने books of account में इतनी worthful company दिखाई नहीं दे रही। A propose करता है कि सर I want to acquire you, what is the worth of your assets, आपके assets की total worth क्या है। Whatever the worth that will be decided between the two parties, the same worth will be given to them and later on the B company will be acquired by A with the name of A। दिस इज़ बेसिकली हॉरिजेंटल एक्विजिशन, जिसमें जो लेवल है दोनों कंपनीज का वो सेम है। कहीं पे भी हमने ये नहीं कहा कि हमने दूसरी कंपनी जो अपने अपर लेवल से लोअर लेवल वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं आए, हमने एक स्मूथ प्लेन के ऊपर एक्टिविटी, एक प्लेन पाथ के ऊपर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। द थर्ड वन इज़ बेसिकली द कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन, जिसमें हमारी कॉन्सेप्ट क्या है कि हम डाइवर्सिफाइड कंपनी के ऊपर जाते हैं या डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों को परचेज़ करते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि यू आर द कंपनी, डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि आप हैं फर्टिलाइज़र कंपनी लेकिन आप कोई ऐसी कंपनी परचेज़ करते हैं जिसका रखते हैं बेवरेजेस कंपनी के साथ। यानी अगर एक एग्जांपल लें कि फातिमा शुगर मिल परचेज़ कर ले कोका कोला को। अब ये क्या है,
एक्वायर किया है उन्होंने एक कंपनी जो कि डिफरेंट यानी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री से कैसे ताल्लुक़ रखती है कि फर्टिलाइज़र का काम और है, कोका कोला का काम और है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे एक्वायर कर लिया। इस किस्म की जो एक्विजिशंस होती हैं जिसमें आपका सेम इंडस्ट्री नहीं रहती या सेम पाथ नहीं रहता या वर्टिकल पाथ नहीं रहता और हम किसी दूसरी कंपनी किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही हमारी जो है ना एक्टिविटीज़ को या ऐसी जो हमारी एक्विजिशंस है उससे कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ मोटिव्स बताए हैं कि वाई यू आर विलिंग टू परचेज अनदर कंपनी, व्हाट आर द मोटिव्स फॉर डैट। तो मोटिव्स फॉर अमालगमेशन, मोटिव्स फॉर अमालगमेशन में जो पहला मोटिव उन्होंने कहा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि यू आर कंसीडरिंग द कॉस्ट एलिमेंट एंड लेटर ऑन यू आर कंसीडरिंग दैट इफ द कंपनीज विल बी एक्वायर्ड देयर विल बी द कॉस्ट एडवांटेजेस, आपको कोई कॉस्ट एडवांटेज होगा। अब हम एग्जांपल इसमें वही वाली ले लेते हैं कि सप्लायर अगर हम खुद बन जाएं, हमें जो प्रोडक्ट दे रहे थे वो $100 की परचेज करते थे हम, और कंपनी उसे प्रोसेसिंग करती थी, उसमें वैल्यू ऐड करती थी, वो प्रोडक्ट 150 का होता था, और फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर उसे जाके करता था। डिस्ट्रीब्यूटर की $150 जो था उसमें $10 हमें उसकी कॉस्ट पड़ जाती थी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कितने का आता था, $160 का। अब हमने ये प्रोसेस में क्या करने की कोशिश की कि किसी तरीके से इसमें जो कमी आ जाए इस पैसों में, तो हमने क्या किया, हमने अपने जो सप्लायर्स थे उनको परचेज़ कर लिया, अपने सप्लायर्स को एक्वायर कर लिया। अब उसकी वर्थ खुद हम जब करने आ गए तो उनका जो प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो $80 पड़ रही है, $80 में सेम वो $50 एडिशन किया तो हमारा $130 ये आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर भी हमने परचेज़ कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को हमें जो $10 दे रहे थे, अब हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या अपनी जो कॉस्ट आती है फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो सिर्फ $5 की आ गई है। तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जो कॉस्ट बेसिस पे कितने की आई है, 135 की। अगर पहले प्रोडक्ट 160 की थी और आप मार्केट में 180 का सेल करके आप कितने डॉलर कमाते थे, $20। अब वही प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में 180 का सेल करेंगे तो यू विल क्रिएट $45 एज योर टोटल प्रॉफिट। तो आपने ये क्या किया, कॉस्ट बेनिफिट, आप कॉस्ट के पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं कि पहले ₹160 की कॉस्ट आती थी, अब हमें कितने की कॉस्ट आ रही है, $135 की। तो हमने टोटल सेविंग जो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से किया वो कितनी किया है, $25। ठीक हो गया। फिर है फाइनेंशियल इकोनॉमीज़, ये दूसरा मोटिव है अमालगमेशन का। अब फाइनेंस की यहाँ पे बात की जाती है, वहाँ पे आपका हमेशा कॉन्सेप्ट किस पे आता है, डेट और इक्विटी में। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, डेट एंड इक्विटी आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंशियल इकोनॉमी इसका कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कम हो जाती है, इजी बोरिंग आने लग जाती है। मतलब बेवरेजेस कंपनी जिसकी वर्थ ज़्यादा है, जिसकी जो नई प्रोडक्ट जिसकी जो मार्केट में बोरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, हम उस कंपनी को एक्वायर करके अपनी बोरिंग बढ़ा लेते हैं। ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स हासिल करना चाह रहे होते हैं। उसके बाद जब हमारे उस कंपनी के हम शेयर्स के ऊपर आ जाएंगे, इक्विटी सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे, हमारे पास एक कंपनी जो कि हमारे हमसे फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करती थी। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है कि जब आप किसी चीज़ को प्रोडक्ट किसी शेयर्स को मार्केट में सेल करने जा रहे होते हैं तो जो बैंक आपसे एडिशनल सर्विस चार्जेस चार्ज करता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो हम क्योंकि उस बैंक को ही एक्वायर कर रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से कि हमें ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है इसकी सेविंग हो जाए, ये फ्लोटेशन कॉस्ट हमें ना देनी पड़े। तो ये इस किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमारे दिमाग में होते हैं जब हम एमालगमेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। फिर एक और पर्सपेक्टिव जो कि हम वैसे ही हमारे दिमाग में आ जाता है
जब भी हम अमालगमेशन या मर्जर की बात कर रहे होते हैं, वो है ग्रोथ का पर्सपेक्टिव, कि you want to grow in the market and you have the idea that in the current situation in your current company you can never grow as much as you are willing to grow. ठीक है, आप जितनी ग्रोथ अपनी चाहते हैं, ग्रोथ मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, growth may be in the form of product, growth may be in the form of goodwill, growth may be in the form of share price, जो भी आपके जहन में है, आप उस किस्म की ग्रोथ कभी भी हासिल नहीं कर सकते अनलेस यू विल नॉट क्रिएट द यू विल नॉट अडॉप्ट द एक्विजिशन एक्टिविटी। जब तक आप दूसरी कंपनी को एक्वायर नहीं करेंगे, ये सारे बेनिफिट्स, प्रॉफिट की ग्रोथ, प्रोडक्ट की ग्रोथ, गुडविल की ग्रोथ, शेयर्स प्राइस की ग्रोथ, ये सारे फैक्टर्स आपके लिए पॉसिबल नहीं रहते। ठीक है, तो इन पर्सपेक्टिव ये भी हमारा एक मोटिव होता है एक्विजिशन का, ताकि हम ये तमाम फैक्टर्स को इंजॉय कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन, अनदर मोटिव फॉर द अमालगमेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन इज़ बेसिकली एज वी हैव डिस्कस्ड इन द कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन, कि एक कंपनी है फॉर एग्जांपल फूड ओरिएंटेड, कोई फूड की प्रोडक्ट बना रही है, और बी कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक्स वगैरह या कोई एरोप्लेन या इस तरह की कोई प्रोडक्ट है। अब ये ए कंपनी बी को अक्वायर करती है विद द पर्सपेक्टिव के जो भी फूड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे उसे मार्केट में डिलीवर करते वक्त हमारे जो हम इन्हें एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, इस कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। यानी ए कंपनी ने ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, ऐसी कंपनी ऐसी कंपनी को परचेज़ कर लिया जो कि किसी दूसरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। हमारी फूड ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। अगर फूड ओरिएंटेड होती उसे हम क्या कह रहे होते हैं? हॉरिजेंटल। लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉन्ग्लोमरेट एक्विजिशन है, डाइवर्सिफिकेशन। आप चाह रहे हो कि कल को ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी मेरा नाम आ जाए, होटल मैनेजमेंट में भी मेरा नाम आ जाए। ऐसी कंपनी को परचेज़ करेंगे जिसमें होटलिंग के लिए जिसका नाम आ जाए, या जो है आपकी जो वीज़ा इंडस्ट्री है उसके अंदर आप अपनी ऐसी कंपनी बना रहे हैं जो लोगों को वीज़ा प्रोवाइड करें। आप ऐसी जगह जाते हो जो कि आपसे रिलेट नहीं कर रही होती, लेकिन आप उसकी वो एक डाइवर्सिफाइड इकॉनमी होती है जिसके अंदर आप अपना एक रोल प्ले करना चाह रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद हमारी जो लास्ट मोटिव हमें बुक में सजेस्ट की गई है, दैट इज़ योर मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस। एज लॉन्ग एज द मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस इज़ कंसर्न, हमारा मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस में, कि अगर ए कंपनी फॉर एग्जांपल सिम बना रही है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, जैज़ है, वारिद है, उन्हें पता है कि हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे सेल्समैन हैं, दे आर वेरी एक्टिव। ठीक है, क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी को परचेज़ कर लें या एक्वायर कर लें कि जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी सेल उस लेवल की नहीं है जितनी हमारे सेल्समैन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव है, उस कंपनी की मैनेजमेंट स्लो है, उस कंपनी के जो सेल्समैन हैं दे आर नॉट एज़ फ्रूटफुल एज आर सेल्समैन। तो हमने क्या किया? उन्हें एक्वायर किया और फिर अपने सेल्समैन को उस एक्टिविटी में लगा दिया, अपनी मैनेजमेंट को उस एक्टिविटी में लगा दिया, जिससे जो वो कंपनी जब प्रॉफिट क्रिएट कर रही थी, लेट्स सपोज दैट वाज $100, लेकिन जब आपने वो एक्टिविटी की, यू क्रिएटेड अ प्रॉफिट ऑफ $150। ये आपकी एक्टिविटी क्या है कि आपने अपनी मैनेजमेंट को, अपने स्किल्स को, अपने जो ह्यूमन पावर है उसको ऐसे काम में लगा दिया कि जिसमें आप अपने लिए वर्थ ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपकी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इफ़ेक्टिवनेस आपकी मैनेजमेंट की बढ़ जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद प्रोसीजर्स क्या हैं? अब प्रोसीजर्स ज़रा हम यहीं पे बुक से रीड आउट कर लेते हैं
ताकि हमें इसका रफ आइडिया हो जाए कि अगर हम अमलगमेशन का प्रोसेस करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी वर्क आउट द टर्म ऑफ द अमलगमेशन। पहली बात यह है कि जो डायरेक्टर्स जो कंपनीज के हैं उन्हें आपस में बैठना पड़ेगा। दे विल हैव टू सिट टुगेदर, दे विल हैव टू नेगोशिएट, दे विल हैव टू कन्विंस ईच अदर दैट व्हाट आर द टर्म एंड कंडीशन फॉर द अमलगमेशन। द स्कीम ऑफ अमलगमेशन इज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट फॉर अप्रूवल। वट एवर द सुप्रीम पार्टी, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और द रेगुलेटरी अथॉरिटी, हम उसे इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर हम दोनों कंपनीज अमालगमेट हो रहे हैं, आपकी अप्रूवल इन चीज़ों पे चाहिए, काइंडली अप्रूव दैट थिंग। शेयर होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज अप्रूव द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द अमालगमेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ए कंपनी अगर बी कंपनी को अक्वायर करेगी तो बी कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स मस्ट हैव टू अप्रूव दैट अमालगमेशन। अब यहाँ पे अप्रूवल में आप ये कहेंगे कि सर 100% शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। नो, 51% अप्रूवल इज इनफ और कंपल्सरी फॉर द अमालगमेशन। फाइन। अप्रूवल ऑफ SEBI इज़ ऑब्टेन। अब SEBI हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात करें तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल लाजमी चाहिए, क्योंकि उनकी वही कंपनी इसको रेगुलेट कर रही होती हैं। तो दो कंपनी जब एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगती हैं तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना इनपुट देता है और उन्हें कहते हैं कि जी सर, वी आर अप्रूविंग यू एंड you may amalgamate with each other. The new company is formed is to issue its own share to the shareholders of the transferred company. अब क्या है कि जो कंपनी, एक कंपनी तो चल रही थी, एक कंपनी कभी अपने शेयर्स को ख़त्म नहीं करेगी। वो क्या करेगी, जब बी कंपनी के शेयर्स को बी कंपनी को अक्वायर कर लेगी तो बी कंपनी को एक नए शेयर्स देगी कि सर वो जो बी कंपनी के नाम के शेयर्स थे अब वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि बी कंपनी की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई है, अब हमने उसे अक्वायर कर लिया, अब वो ए कंपनी का पार्ट है। तो दीज आर द न्यू शेयर्स दैट वी आर गोइंग टू ऑफर टू यू। तो वो जो बी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे वो ए कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करेंगे इन देयर ओन डिज़ायर। अगर वो डिज़ायर रखते हैं कि हमने इस कंपनी का पार्ट रहना है तो वो कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करेंगे। और अदर देन डैट हम क्या कह सकते हैं कि उन्हें फिर ऑफ़र किया जाएगा कि सर द मार्केट वर्थ ऑफ योर शेयर इज़ ₹10 और $10, काइंडली टेक दैट $10 एंड रिटर्न द शेयर्स। ठीक है। द ट्रांसफर कंपनी इज़ लिक्विडेटेड एंड ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। अब जो ट्रांसफरर है यानी बी कंपनी है वो अपने तमाम के तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को किसके हवाले कर देगी, ए कंपनी के। सर यू आर नाउ टेकिंग द फुल कंट्रोल ऑफ दिस कंपनी और अब आपने इस कंपनी के तमाम मैटर्स को लेके चलना है। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, अभी हम इसके जो न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे, उसमें पहला कौन सा, आपको कुछ टर्म्स आनी चाहिए जो कि हमारे अकाउंटिंग में बार बार आ रही होंगी। पहली बात है अमलगमेशन, क्या प्रोसेस है, हमने इसके ऊपर सारी डिटेल बात करी है। ट्रांसफर कंपनी क्या है, जो अमलगमेटेड हुई है अनदर कंपनी में, यानी जो कि वो कंपनी जो कि बी कंपनी है जो कि ए में शामिल हो रही है। बी कंपनी को कि एक बी को जब अक्वायर कर रहा है तो बी कंपनी क्या बन रही है, ट्रांसफर कंपनी हो रही है, जो कि ट्रांसफ़र हो रही है ए के अंदर। ट्रांसफरी कंपनी क्या है, इनटू विच आर ट्रांसफर कंपनी इज अमलगमेटेड। ए कंपनी को हम क्या करेंगे, ट्रांसफरी कंपनी होगी कि जिसके अंदर एक बी कंपनी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक हो गया। रिज़र्व मीन्स द पोर्शन ऑफ अर्निंग रिसीव। अब रिज़र्व की एक्टिविटी आपको खुद ही पता होगी कि कंपनी हमेशा कुछ पैसे क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू डील विद द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। अगर उन्हें पता हो कि फ्यूचर में हमें कोई मुश्किल हालात या मुश्किल सिचुएशंस या एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकते हैं, उस सूरत में देयर शुड बी सर्टेन रिजर्व्स विद इन द कंपनी। हम उस रिजर्व्स की बेसिस पे अपने काम करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को करेंगे। तो रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बी कंपनी है उसके तमाम के तमाम जब लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आ रहे हैं उसके साथ साथ रिजर्व भी ट्रांसफरर कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी को दे दिए जाएंगे। यानी बी कंपनी जो कि ट्रांसफ़र हो रही है ए कंपनी के अंदर, उस बी के तमाम रिजर्व्स ए कंपनी के पास चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देख लें टाइप्स ऑफ एमलगमेशन। टाइप्स एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर की फॉर्म में क्या है कि दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज ही हो रहे हैं, लेकिन हम उसे नाम अमलगमेशन का दे रहे हैं। और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज़, हम यहाँ पे क्या करें, ये एक्विजिशन है कि दूसरी कंपनी पहली कंपनी को परचेज़ कर रही है। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। अब हमारा जो न्यूमेरिकल डिस्कशन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।